जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी। सत्संग च अस फिर दोबारा बैठे ने। माता राज दा शुक्र है, परमात्मा दा शुक्र है। अज के रही पूरा दिन की खबर कुथे कुथे गए के किता अज दा के डेवलपमेंट है। विजयपुर जा रहा था कोई डगियाने को जाम लगे, बड़ा शोर शराबा हो रहा, बारिश से पानी की कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उसके कारण ठिकाने जाम आज काफी। बारिश तो नहीं ज्यादा नहीं हुई है, ये नॉर्मल बारिश शुरू हुई है। लेकिन लोगों ने घरें शायद आकर अच्छा पानी बढ़िया लोगों के घरें केड़े इलाके की गल है? डगियाने की जीवन नगर भी सुनिया कुछ पानी वो जीवन नगर तो ध्यान रखिया को राजा भैया, नाले सारे खुले न थे कोई। जीवन नगर डगियाने रोड पर के सारी ये हुई। उसके बाद जिसले वापस आने लगे थे यूनिवर्सिटी वाली साइड से गुज्जर नगर ऊपर बड़ा जाम लगेगा। अच्छा हाँ कोई बारिश तो नहीं यही गुज्जर नगर वाले पास? नहीं बारिश नहीं, कोई थे कुछ डेथ हुई थी, बॉडी कोई मतलब हादसा हुआ था कोई? हाँ कोई हादसा पता लगा कि ये मसला नहीं, वो नहीं लगा। फिर उठो के वापस आइए, जाम बड़ा लगेगा। क्राइम तो बढ़ रहा है रजब जम्मू में। बिल्कुल जम्मू इज बिकमिंग बिगर, जिसको हम बोलते हैं ना, अट्रैक्शन फॉर द पीपल दोज हु आर हैविंग क्रिमिनल माइंडसेट। कि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं जगह जगह पे ऐसे लोग घूम रहे हैं। एक तो यहाँ पे बॉर्डर हमारी प्रॉब्लम है, ऊपर से टेररिस्ट की अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और अगर ये जो क्राइम का रेट बढ़ रहा है तो मुझे लगता है पुलिस के लिए मुश्किल बन रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को दें। तभी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि पावर थोड़ी ज़्यादा दी जाए और कंट्रोल किया जाए। बट आई डोंट थिंक जब तक लोकल पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो क्राइम रोका जा सकता है। क्योंकि जितना भेद लोकल्स को पता होता है, जितना एक गांव के लिए, गली के लिए, अपनी स्ट्रीट के लिए, अपने टाउन के लिए वहाँ के सिटीजन सीरियस हो। मुझे लगता है एक मूवमेंट चली थी कुछ साल पहले क्राइम की, पर्टिकुलर अगर हम बात करेंगे, जो ये आप कह रहे हैं डेड बॉडी मिली है कहीं पे या और भी जो क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, सिविल डिफेंस मूवमेंट चली थी एक JNK में। हाँ काफ़ी, और पुलिस ने बड़े सक्सेसफुल तरीके से उसको चलाया था। अब मुझे लग रहा है वो कोई बड़ा ज़्यादा सिविल डिफेंस का पुलिस जो है वो उस तरीके से नहीं कर पा रही है। पुलिस पे वैसे प्रेशर पड़े हैं। क्राइम तो ऐसा है कि जो बड़े क्राइम है, मर्डर या ये वो फिलहाल तो कंट्रोल में है, लेकिन दिख रहे हैं हमें होते हुए, जैसे डेड बॉडीज मिली है। लेकिन पिछले दिनों में जी अभी भी चल रही है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, मेरा कोई एक जानीपुर में कोई इंसान आ गया हुआ है जो मेंटली थोड़ा फिट नहीं है। हाँ जी, जिसने गाड़ियाँ तोड़ी थी, गाड़ियाँ तोड़ रहा है, कभी वो रिंग रोड कर रहा है और पुलिस बेबस है कि वो उसको उस तरीके से कभी रेस्ट करके छोड़ना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो छोटी वारदातें हैं छीना झपटी की, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो काफी जो हमारे नजर में नहीं आ रही है, क्योंकि वो रिपोर्ट भी बहुत कम होती है। किसी का कोई मोबाइल छीन लिया या पर्स छीन लिया तो आदमी फिर पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो वैसे इश्यूज तो अनरिपोर्टेड। सत्य क्या है? सत्य है पुलिसिंग ढंग की नहीं है। मुझे जो नक्शा हम ये देखेंगे पुलिस को भी प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस का भी रिफॉर्म्स होना था। काफी सालों से सुन रहे थे कि पुलिस रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन JNK, बिल्कुल, जिसमें पुलिस के कहते, मैंने सुना शॉर्टेज भी है अफसरों की। जी जी जी, और अपॉइंटमेंट्स की अभी डिले हो रही है, वजह से लोड्स भी हैं कुछ अफसरों पे। बिल्कुल, पर्टिकुलरली जो SHOs है हमारे, उनके ऊपर मल्टीपल लोड्स हैं। जी जी। और मैं सुन रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट्स के पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी लोड कर रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन कराओ पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन क्राइम हैंडल करेगा या पुलिस स्टेशन सिविल वेरिफिकेशनों की तरफ ध्यान देगा? हर आदमी भेज रहा है उनके पास, भाई आप जाइए वेरीफाई करके, या जैसे स्कूलों को भी भेज दिया वेरीफाई करके आओ। अब 3000 स्कूल है जी जी, तो कितने लोग चाहिए उनको वेरीफाई? अगर उनके 5 मेंबर भी हैं, 5 से 10 मैं कह रहा हूँ, अगर 7 मेंबर भी हैं जी, तो वो तो 20-22 हज़ार लोग जगह के लोग हैं। तो मुझे लगता है वही वाली बात फिर से अगर आ जाएगी कि अल्टीमेटली जो लोग पॉलिसी मेकिंग में बैठे हैं, कंसीव अगर वो चीज़ कोई कर रहे हैं, तो उनको ये देखना है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। बिल्कुल तो सत्य इसका मुझे ये समझ में आया कि अगर फ्लड आ रहा है उसका सत्य ये है कि प्लानिंग में कमी है। जो ये डेवलपमेंट की गई, लोगों ने तो आना ही था, और जैसे थी। मैं जैसे IMD की वेबसाइट से मैं देख पा रहा हूँ कि 48 mm बारिश हुई थी सुबह। मॉडरेट बारिश, मॉडरेट से भी थोड़ा कम बारिश थी। आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है। जैसे आज हमने देखा कि मंडी में क्लाउड बर्स्ट हुआ, हिमाचल में, शिमला में काफ़ी लोग मरे, 50 से ज़्यादा लोग। कुछ दिन पहले केरल में हमने देखा। तो ये जो डेवलपमेंट और जो नेचर के साथ जो रिलेशन है, डेवलपमेंट और नेचर का, और उसमें ब्यूरोक्रेसी को कैसे चलना पड़ेगा। और एक तो बचाना है, एक तो जो हमारे नाले हैं या जो हमारी सुविधाएं हैं उनको अच्छा करना है, लेकिन वो डेवलपमेंट भी इन सिंक विद नेचर होनी चाहिए। ये समझने वाली बात। रविश, आपने बड़ा पॉइंट
ऑप्टिमम पॉइंट उठाया। अगर हम बात करेंगे तो आज के सत्संग में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो जो राजा भैया ने पॉइंट उठाया कि पानी चला गया, ठीक, अब वो कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है कि आम लोग जिनके पास ऑप्शन नहीं थी, अगर वो अपना आशियाना बना चुके हैं, तो गवर्नमेंट में बैठे हुए रिसोर्सफुल लोग हैं, वो देखें कि उस पानी को कैसे डिवाइड किया जाए फ्रॉम द मेन सोर्स, नालों को कैसे किया जाए और किया जाए। उधर भी अगर हम ग्राउंड पे जाके देखेंगे, हो सकता है ट्रांसफरें आपस की इंटरनल डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स है, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा जो इसको लुक आफ्टर करता है। फ्लड कंट्रोल है, फ्लड कंट्रोल भी होगा और नदी नालों का एक डिपार्टमेंट अलग भी होता है, उसका आप देखेंगे तो जिसका कोई पर्टिकुलर नाम है वो भी है। इरा आई थी, अब इरा आजकल क्या कर रही है वो भी नहीं पता हमें, क्या डेवलपमेंट हो रही है। हमें भी ऑन ग्राउंड तो कुछ काम डिसलिटिंग या कोई ऐसा काम दिखा नहीं होते हुए जो नालों की और डिसलिटिंग। मोरेओवर नालों की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो हो गया कि आप लोगों पे डाल रहे हो, लोग रिस्पॉन्सिबल थोड़ी होते हैं, बिल्कुल, लोग तो गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल होती है, तो गवर्नेंस को ये लेना पड़ेगा। चलो हम ये कहेंगे तो नाले गुड़गांव में क्या हो रहा है, जो कि 4-4 फुट पानी भर रहा है, उन पुलों के नीचे जो ओवर ब्रिजेस मॉडर्न इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किए हैं और उनको एक्सेप्ट किया गया है बाय द गवर्नेंस और उनको पेमेंट्स भी वो दी बिल्कुल गई हैं। सेम प्रॉब्लम है, जो जैसा प्रॉब्लम इधर हम देखा आज हमने, वही प्रॉब्लम वहाँ पे भी है कि समय रहते हुए मानसून पता सबको आ रहा है, डिसलिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें भी इनको डर लगता होगा नहीं, कि अगर हमने टेंडर दे दिया तो उस पे टेंडर इंक्वायरी हो रहे हैं, टेंडर भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है सिर्फ। नहीं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने भी एक चीज़ देखी है कि जो लोग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, अब हम देख रहे थे, आपको भी मैं देखूंगा कि ज़रा एक अगले एपिसोड में देखेंगे रविश कि इस टाइम पे कितने हमारे डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं उनके पास एडिशनल डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ओवर बर्डन किया गया है सेक्रेटरीज को। द गवर्नेंस का ये फॉर्मूला कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो नॉर्मल गवर्नेंस चलाते हैं, हम देख लेते हैं कि एक टीचर को कितने पीरियड देने हैं, कितने नहीं देने हैं, तो ऐसा सेक्रेटरी कौन सा सुपर सेक्रेटरीज बन जाती है कि एक ही सेक्रेटरी को आपने 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट दे वो दिए। बड़े-बड़े डिपार्टमेंट, कोई छोटा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत वो बड़े-बड़े। इंस्पेक्शंस क्या करेंगे और वो फाइलें को क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हु आर दैट। अच्छा, एडवाइजर्स भी शायद हमारे पास गवर्नेंस में एलजी साहब के पास एडवाइजर्स भी 1-2 ही हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो बारिश का मसला कह रहे थे, ये भी उसी एक आउटपुट उधर ही आके जम्मू कश्मीर में जम्मू में हम पर्टिकुलरली देखेंगे। और जो आप क्राइम की बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी सोल्यूशन इसका यही है कि अपॉइंटमेंट्स की जाएं और पुलिस ऑफिसर जो हमारे पोस्टें खाली हैं उन पर अपॉइंट किए जाएं और ट्रांसफ़र की पॉलिसीज़ को भी देखा जाए और जितने हमारे होनहार अफसर हैं उनको ठीक थानों में लगाया जाए और जो क्राइम को लेके बड़े सीरियस जिनका रिकॉर्ड रहा उन्हीं जैसे अफसरों को लाया जाए। और मुझे लगता है इट इज़ अ कंट्रोलेबल थिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसमें कराई जाए, जिसमें हमारे बेशक कॉरपोरेट अभी हमारे कॉरपोरेटर्स नहीं हैं, जो एक्स कॉरपोरेटर्स हैं, एक्स सिविल डिफेंस वर्कर्स हैं और 2-4 लोग गली में कई लोग होते हैं जो अपने इलाके को रखना चाहते हैं अंडर कंट्रोल। तो पुलिस अगर उनके साथ अभी एक अच्छा मैं देख रहा था, आई लव जम्मू पुलिस, एक हमारी अर्थ न्यूज़ ने पकड़नगा थाना में एक सेल्फी पॉइंट बनाया, तो पुलिस में पॉजिटिविटी है। और जो हमारे एसएचओ साहब आए हैं वहाँ पे वो भी बड़ा मुझे लग रहा है बड़ा पुशिंग तरीके से काम कर रहे हैं और काफ़ी उस एरिया में पर्टिकुलरली काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आई हैं। ऐसे बड़े काबिल अफसर हैं हमारे पास, उनका मेरे ख्याल में नाम राकेश जम्वाल साहब हैं, बड़े काबिल ऑफिसर लग रहे हैं मुझे कि वो काम उस तरीके से। ऐसे बहुत से ऑफिसर्स हैं जो हमारे पास हैं। हमारी पुलिस इज़ अ ऑनरेबल, मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स ऑनर ऑफ जम्मू कश्मीर बिकॉज टेररिज्म से मतलब एक लोहा लेते हुए जेके पुलिस ने अपने बड़े कैपेबल ऑफिसरों की अपनी शहादत दी है। और पूरे JNK में अगर आर्मी ने कंट्रोल किया है, BSF ने किया है, CRPF ने किया, और अगर हम कैजुअलिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि JNK पुलिस की कैजुअलिटी इज़ हायर और वो भी SPOs के साथ भी। तो हमारे अफसर बड़े काबिल है राजा भैया, क्राइम डेफिनेटली कंट्रोल होगा। देखिए, हमें थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो निचले सतर के अफसर हैं और जो मतलब काम कर रही है पुलिसिंग में या इवन सरकार में भी, तंत्र में भी वो काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है ऊपरी स्तर पे कैसे प्रॉब्लम डिले हो रही है, मतलब आज एक बड़ी खास खबर आई दिल्ली कोर्ट से पूजा खेड़कर मामले में। क्या हुआ कि कोर्ट उन्होंने
एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। आप केस तो मुझे लगता है हाँ हमारे यस, वो पता है, जो लड़की ने अपने आप को जो IAS बनाने के लिए- पुणे में आईएएस जो डिप्टी केस कमिश्नर है वो बड़ा। जो लगी थी वहाँ पे, उसने वहाँ पे अपनी ऑडी पे एक बीकन लगाया बार, भारतीय सरकार। हाँ महाराष्ट्र सरकार, वो ये लगा के उसके बाद उसका पता लगा, तो पता लगा उसका ओबीसी सर्टिफिकेट शक के दायरे में आ गया। और उसका उसके बाद में हमें पता लगा कि उसने अपने माँ बाप का और अपना नाम भी बदला है। तो अब हुआ क्या है आज कोर्ट में, कोर्ट कहता है, दिल्ली कोर्ट कहता है कि एक तो उन्होंने पहले पूजा खेड़कर की एंटिसिपेटरी बेल कर दी रिजेक्ट, कि नहीं जी बेल नहीं मिलेगी आपको, आपको आना पड़ेगा, अरेस्ट भी हो सकते हैं आप। एक ये, दूसरा दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर किया कि आप अपनी जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसका दायरा बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा केस आइसोलेटेड नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। दैट मीन्स मेरा Very मेरा much right. हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि यूपीएससी की अगर सिलेक्शन ही शक के दायरे में आती है तो ये तंत्र तो खराब हो गई। We may have many cases like this कि they have manipulated or misuse of their positions of their parents. They have been able to get into the this prestigious institution of civil services. तो क्या क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद जो हमारे देश में अभी व्यथा है, ये जो सारा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ये There इसका might be सूत्र a नहीं reason कि जो ऑफिसर through कि wrong entries यूपीएससी का सिस्टम शायद सही है, लेकिन लोग उसको फ्लॉ करके गलत लोग अंदर घुस रहे हैं, घुस चुके हैं, घुस चुके हैं, और जो शायद कोर्ट अच्छी में- पोजीशनों में भी बैठे हाँ हैं। हाँ कोर्ट बोलता है, ये कोर्ट दिल्ली कोर्ट बोल रहा है। ये तो उन्हीं के पास जनता इसकी आवाज उठाए, इसके ऊपर मीम्स बने, इसके ऊपर नहीं काफी आने वाले दिनों में, कल से मुझे लग रहा है, आज की खबर थी दोपहर को, ये कोर्ट की आई थी, जो ये ऑर्डर आया था कोर्ट बड़ा का। बड़ा मुश्किल नहीं होगा ना डीओपीटी डिपार्टमेंट के लिए और गवर्नमेंट के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल ऑफिस के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा इसकी स्क्रूटनी कराना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो भी उन्होंने किया है। जो यूपीएससी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कल उनका स्टेटमेंट आया था इससे पहले कि नहीं हमने चेक किया है, नहीं है ऐसा, लेकिन शायद यूपीएससी एक्सेप्ट भी ना करे। जरा पता करिए मैडम खेड़कर जी ने कोचिंग कहाँ जी हुई है? जी जी कोचिंग का तो क्या बता, किस कोचिंग ने इनकी आज फोटो आज आज की एक और मैं रिसर्च कर रहा था दिन में थोड़ी आज खबरों के आप ऊपर। सत्संग की तैयारी कर रहे थे जी, या जी, as a journalist? नहीं नहीं सत्संग की तैयारी कर रहा था मैं, और जनरल भी आप समझते हैं कि हमारा एक तरीके से इंटरेस्ट है कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, हम नजर रखते हैं। तो एक खबर मेरे आज देखी मैंने, एक लड़की है गुजरात से जिसके 705 नंबर आते हैं नीट में 720 में से। ओके 705 नंबर हो गया, 99 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला 99.94th परसेंटाइल ओवरऑल, बिल्कुल टॉपरों में से ऊपर के। मतलब उसको फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 की बिल्कुल देश के किसी भी कॉलेज में फ्री सीट मिलेगी, मेडिकल कॉलेज में, है ना, इतने मार्क्स आते हैं उसके। वो लड़की अपेयर होती है बोर्ड के एग्जाम में। किस बोर्ड के एग्जाम में? गुजरात बोर्ड, 12th क्लास 12वीं गुजरात। हाँ जी जी, गुजरात के 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में वो अपेयर होती है लड़की के आते हैं 700 में से 352 मार्क्स, और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल होती है 12th एग्जाम 12वीं के एग्जाम में। उसकी केमिस्ट्री में फिजिक्स में 21 नंबर आते हैं, फिजिक्स में उसके 21 नंबर आते हैं। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, वो दूसरा अटेम्प्ट देती है। अच्छा, शी गिव सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड जो सप्लीमेंट्री एग्जाम था, हाँ, सप्लीमेंट्री एग्जाम बाइनोवल में वो अपेयर होती है, जी, उसके फिजिक्स में 21 से बढ़कर 22 होते हैं, क्या बात। और केमिस्ट्री सिर्फ आप 33 नंबर। पेपर दोबारा दे रही है या वो रिवैल्यूएशन करा रही है? नहीं वो बाइनोवल में दोबारा अपेयर किस साल की सप्लीमेंट्री, लड़की है? ये थी पीछे सप्लीमेंट्री में। अभी मार्च में उसका एनुअल हुआ और सप्लीमेंट्री भी उसका हो गया। हाँ सप्लीमेंट्री भी हो गई। ओके, सप्लीमेंट्री में एग्जाम मैंने ये चीज नहीं देखी कि उसने पिछले साल 12th में अपेयर हुई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी साल हुई थी कि नीट का रिजल्ट अभी आया, हो सकता है गुजरात बोर्ड में जल्दी होता हो। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम में फिजिक्स में आते हैं 22 नंबर, केमिस्ट्री 33 पे पास होती है। अब मैं सुबह से अचंभित हूं और मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, चलो नहीं आप एजुकेशन को आपसे अच्छा बढ़िया कौन जानता है, मतलब हम तो ऐसा ऐसे नहीं है, वी आर जस्ट तो ये अगर हमारे Normal सिलेक्शन के एग्जाम यूपीएससी में पूजा खेड़कर का मामला, नीट में ऐसा मामला, तो हम कैसे यकीन करें कि ये सब सही है? जनता कैसे यकीन करे कि ये सब सही हो रहा है, सही लोग चुने जा रहे हैं, डॉक्टर सही चुने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए नीट का एग्जाम भी एक सही आदमी चुना जा रहा है जनता में से कि हाँ ये आदमी डॉक्टर बन सकता है। यूपीएससी में एक आदमी चुना जाता है, हाँ जी ये आदमी एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन सकता है, एक डिप्टी कमिश्नर बन सकता है। तो अगर इनमें हम ऐसे ऐसे फ्लॉ देख रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो मतलब देश की जनता को तो इसका जवाब चाहिए। हाँ, अगर देश की जनता को ध्यान इधर लिया जाएगा, जाएगा। जनता सवाल पूछेगी। अब सत्संग में हम बात कर रहे हैं तो सवाल पूछा जाएगा। अब जहाँ तक तुमने बोला है रवीश, तो पहले ये आप समझें कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे डिपेंड करता है।
क्लियर कट सिलेबस है और सिलेबस रिड्यूस किया गया है। ओके। अब जब बच्चा 12th का एग्ज़ाम देने गया, उसने सिर्फ 12th की 12th की ही केमिस्ट्री फिजिक्स बायो पढ़ी और पेपर दिया, लेकिन बेस उसका 11th में भी था। जो तुम कह रहे हो कि वो फेल ही हो गया, 33% नहीं ले पाया, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ये दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स, मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट बच्चा अगर कर रहा है तो वो बेसिक मार्क्स 50-60% तक जाना चाहिए। और वो थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर में ज्यादा मार्क्स लेने की गुंजाइश और होती है। अगर ये सच है कि बोर्ड का पेपर उससे टफ है हाँ नीट से, तो फिर वो जो मेल्स भेजी जा रही हैं डिफरेंट बोर्ड के चेयरमैन को कि आपका पेपर इजी है, इसको टफ करो, फिर वो जो एजेंसीज है उनको एक्सपोज किया जाए जो MHRD में बैठ रही हैं और अंडर सेक्रेटरी ऑफ MHRD के सेक्रेटरी ऑफ MHRD के दफ्तर में बैठ के कॉफ़ी पी के वो जो टेक्नोक्रेट्स हैं जो एग्जाम प्लान कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स प्लान कर रहे हैं डिफरेंट, गुजरात बोर्ड के भी कोई चेयरमैन होंगे, बिल्कुल उनकी भी कोई, उनको ह्यूमिलेट कर रहे होंगे। तो शायद ये एक गैप है। मुझे लगता है कि कोचिंग वालों के इन्वॉल्वमेंट, कोचिंग सेंटर चलाने वालों की इन्वॉल्वमेंट कहीं इस लेवल तक तो नहीं हो चुकी है कि ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चे स्कूलों से बाहर निकले और वहाँ से वो कोचिंग में आ जाएं और हम यहाँ से उनको अपने हिसाब से तैयार कराएं या पेपर लीक करवाएं या कुछ करवाएं और अल्टीमेटली हम लोग इसका पैसे को जो है वो एंजॉय करें। तो मुझे लग रहा है कि जो तुमने ये पिन पॉइंट किया है ये सीरियस मैटर है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो अकाउंटेबिलिटी वाली एजेंसीज हैं, NTA को ही पहले उस बच्ची से बात करनी चाहिए कि बेटा आपको अगर इतनी काबिलियत है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग 100% ही मार्क्स ले रहे हो, तो ऐसा क्या हुआ उस शीट में, उस शीट को मंगवाया जाए। अगर उस बच्ची ने उस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो गलत दिया है तो उसको पूछा जाए कि हाउ यू आर एबल टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम इन मल्टीपल क्वेश्चंस, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही बच्चा ठीक कर सकता है जिसका कंसेप्ट क्लियर है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और अगर उसको एक्सप्लेन करने को बोला जा रहा है, हम मानते हैं एक लॉन्ग आंसर वो नहीं लिख पाएगी, हम छोड़ देते हैं। जो 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन उसके पूछा गया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर वो 50% से भी कम है तो 40 ले लेते, बट वो इतना पास ही नहीं हो पाती है 2 अटेम्प्ट्स में। तो ये अलार्मिंग है। इसकी बात की क्लैरिटी मुझे तभी होगी जब सारी चीजें मेरे सामने होंगी, लेकिन इट इज अलार्मिंग थिंग। प्राइमा फेशिया अगर हम देखें तो मैनिपुलेशन भी हो सकती है। नहीं, मुझे तो शक हो रहा है ना एग्जाम्स के ऊपर। आप देखिए ना, ये 2 खबरें जो है जुड़ी हुई खबरें हैं, पूजा खेड़कर का मामला, देखें इसमें मैं एक बात बताऊं, NTA का मामला, जो एग्जाम है एंट्रेंस का फॉर मेडिकल कॉलेजेस, वो एग्जाम जो एंट्रेंस का है उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि एक डॉक्टर का प्राइवेट सीट जो है करोड़ों में जाता है। बोर्ड एग्जाम में इतना ज्यादा उसका कोई बेनिफिट नहीं है टफ, इजी और मैनिपुलेट करने का, बिकॉज इनसिग्निफिकेंट एग्जाम हो चुका है। 50-60% मार्क्स लेके पास हो जाओ, आप एंट्रेंस दे के डॉक्टर बन जाओ, 50-60% लेके पास ही यूटी में अच्छा स्कोर करो, आगे निकल जाओ। तो ये मुझे लगता है कि जिस भी थिंकर ने एंट्रेंस एग्जाम कंसीव किए इंडिया जैसे बड़े देश में क्या बोलते हैं एडमिशंस ऑफ हायर एजुकेशन में, उससे इजी तरीका था, अब हम सत्संग में इजी तरीका था, जोन वाइज कॉलेजेस डिवाइड कर दिए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कि नॉर्थ का बच्चा नॉर्थ कॉलेजेस में पढ़ेगा, साउथ का साउथ में पढ़ेगा, वेस्ट का वेस्ट में पढ़ेगा, और सब जगह इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। इस बार की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, अप्रिशिएट करना चाहिए। एजुकेशन में जम्मू में मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन हुए थे, बने, ऑपरेशनल है, कठुआ में, रजौरी में, पुंछ में सीटें बढ़ाई जा रही हैं, तो अपॉइंटमेंट्स करके एक अच्छा नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई। इसी तरह हिमाचल है, पंजाब है, तो इस एरिया के अंदर हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते और जितने डॉक्टर्स इन 4-5-10 स्टेटों में चाहिए नियर बाय, और जो इनमें से जो नेशनल लेवल पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन्स हैं उनको शेयरिंग किया जाए अक्रॉस द जोन्स, और उनकी बेनिफिट भी उनको ज़्यादा दिया जाए। मुझे लगता है उससे चीज़ें बेटर होती। जो इन्होंने कहा कि हम सबको एक जगह ले आते हैं और वेस्ट बंगाल के बच्चे को मेडिकल कॉलेज जम्मू का दे देते हैं, क्योंकि इसमें उसका रैंक, अगर वेस्ट बंगाल इंडिया में उसका रैंक है तो फलाना कॉलेज है, एम्स है, हम इसको जोन वाइज डिवाइड करते हैं। तो क्लास में एक, जैसे हम एजुकेशन में जब देखते हैं तो एक क्लास में ब्रिलियंट, एवरेज और पुअर भी बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये होमोजिनस हो जाता है, इंटरेक्शन होती है, एक बच्चा देखता है यार मेरी क्लासमेट है, वो तो इतना बढ़िया जवाब दे रहा है, देखते देखते वो भी स्टेप अप कर जाता है। आप आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि सारे ब्रेनी बच्चे 20 के 20 एम्स में पहुंच गए, अच्छी बात है, एम्स प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ की रिसर्च को देखने का मौका मिलता है। पर मेडिकल कॉलेजेस में जब आप रैंकिंग करते हो कि हम इतना कट ऑफ लेंगे जम्मू मेडिकल कॉलेज में, तो इसके डिवीजन का है
तो उस वजह से भी दिक्कतें हैं जो सॉल्व हो सकती हैं कि मेरा- हम जोन वाइज डिवाइड करते हैं हायर एजुकेशन को भी। नहीं, बिल्कुल आपका- अब जैसे डिग्री कॉलेजेस है, CUT के एग्जाम है, बहुत इन्फ्लक्स सेंट्रल दिल्ली यूनिवर्सिटी पे लोड आ रहा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपने इतना हाइप दे दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेजेस हैं जहां से पढ़ने से नेशनल इंटरनेशनल, आप सेम चीज़ आप पंजाब में भी ला सकते हैं, जम्मू में भी ला सकते हैं। अगर हमारी आप देखेंगे कल के एपिसोड में जब नेक्स्ट हम बैठेंगे सत्संग में कि NAC से एक्रेडिटेड एक कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, और अगर वो 100,000 कॉलेजेस हैं, 500 हैं, 200 हैं, देखें आप फिकर, तो उनमें एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए, एक जैसी करिकुलम एक जैसी होनी चाहिए, पढ़ाने के लोग अलग होंगे, पढ़ने वाले अलग होंगे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी सेम, स्क्रिप्ट कैन बी सेम। तो फिर बच्चे को दिक्कत नहीं है ना कि मैं नॉर्थ का हूं, मैं नॉर्थ में पढ़ूंगा, PG के लिए मैं जहां बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां चला जाऊंगा, और जो फिर जैसे जैसे पिरामिड ऊपर जा रहा है वहां स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है स्कूलों में, फिर कॉलेजेस में स्किल वाले स्किल में चले गए, एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉयमेंट में चले गए, कुछ लोग 21-22 साल की उम्र में जॉब करने चले गए, बिजनेस में चले गए, कुछ लोग हायर एजुकेशन करते गए। तो वहां पे जो ऊपर लोग पहुंचे उनका काम है रिसर्च करके जो नीचे काम कर रहे हैं लोग उनको फैसिलिटेट करना। रिसर्च तो यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी में ही रिसर्च की जाए कि कैसे हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर ला सकते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल कॉलेजेस, जिसमें कि लीकेजेस ना हो, जिसमें ये फ्रॉड ना हो, जिसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हम इनको बोलेंगे ये एंटी नेशनल है। जो लोग इस किस्म का काम करें, जो कानून हम एंटी नेशनल के अगेंस्ट लगाते हैं कि नेशन के अगेंस्ट क्राइम है, ये इनके अगेंस्ट भी होना चाहिए। इनको सिंपल क्राइम्स की भाषा में नहीं कहना चाहिए नकल कराई या मैनिपुलेट किया, इट्स क्राइम अगेंस्ट नेशन। बिल्कुल। कि आपने एक ऐसे आदमी को IAS अफसर बना दिया इस वीकनेस की वजह से, जो कि आदमी IAS बनने के बाद कितना बड़ा डैमेज देश को दे सकता है जो सोचना मुश्किल है। आपने ऐसे आदमी को डॉक्टर बना दिया जो आदमी इस तरीके से आया है जो कि कुछ भी बुरा कर सकता है पूरे सिस्टम के साथ। इंजीनियर्स भी सेम है, तो हायर एजुकेशन में अगर कोई क्राइम हो रहा है तो और उसको हम लोग बड़े हल्के से ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी और जो नुकसान होगा, तो जो बैन 2 कोचिंग सेंटर हमने कहा था ये पता नहीं कब उन लोगों तक बात पहुंचेगी। बिल्कुल, मैं इन्हीं 2 संदर्भों से इन 2 चीज़ों को देख रहा हूँ, जो पूजा खेड़कर और ये गुजरात की जो लड़की का मामला है। एक तरफ से तो ये UPSC और नीट को ब्रांड बनाते जा रहे हैं जिसको कि ट्यूशन माफिया यूज़ कर रहा है। आप माफिया बोल रहे हो, मैं इसको नहीं बोलूंगा, बट देखिए माफिया ये, क्योंकि मैं एक और मैनिपुलेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। तीसरी खबर आज की, UPSC एस्पिरेंट्स की डेथ केस में तीसरी खबर ये थी आज की, जो एक राह चलता एक SUV ड्राइवर जिसको पकड़ लिया गया था और पुलिस ने उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगा दिया था। बिल्कुल, कि तेरी वजह से ये सारा ये छोटा मोटा नहीं था कि उसको ऐसे ही पकड़ा गया था। ये माफिया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैनिपुलेट कर रहे थे। कहीं पीछे से गेम आई थी कि जी नहीं, ये तो ट्यूशन सेंटर वाले की गलती नहीं है कि उसने एक अनसेफ बेसमेंट में बंद अगर उसको कुछ हो तो उस पानी में ये सड़क पे गाड़ी वाला चल रहा है, उसकी गलती है। और पहले दिन ही कोर्ट में पहली हियरिंग परसों थी, आज दूसरी, कल पहली हियरिंग थी, आज दूसरी हियरिंग थी। दूसरी हियरिंग में पुलिस को खुद ही पता लगा कि जी अगर हम इस तर्क पे खड़े रहेंगे कोर्ट में, हमको तो फटकार बजेगी कोर्ट से। तो उन्होंने पावरफुल लोग हैं कोचिंग सेंटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखिए ये पावरफुल नहीं है, पैसे वाले हैं। अगर हमें रोज ऑन एन एवरेज आजकल क्या हो रहा है कि रोज हमें 2 खबरें मिल रही हैं दिन की, जैसे आज की पूजा खेड़कर और इन एग्जामों को लेके कि जो देखिए पूजा खेड़कर है, उसका पिताजी या उसकी माताजी को इतने बड़े पावरफुल नहीं है। ठीक है, पावरफुल है, गलत लोग हैं, ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन टू दीज ट्यूशन सेंटर्स, जो ये कंपनीज हैं आकाश बायजू या जितनी भी कंपनीज हैं, इनके कंपैरिजन में वो तो इतने पावरफुल नहीं है। अब सोचिए कि अगर वो इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है UPSC के एग्जाम को, तो ये माफिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्या कर सकते हैं फिर, जिनके पास पैसा है और हर कोई चीज है। तूने जिन कंपनियों का नाम लिया, हम उनकी बात देखें, आप एग्जाम्पल के तौर पर मैंने की थी। ये लोग कहीं तुम्हें बोलें कि तुम हमारा नाम ले रहे हो, तो कुछ नाम लेके बताने जरूरी है। जब ये एडटेक कंपनी आई आज से 3-1 साल पहले, देश पे एक त्राहिमाम मचा। इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स को पकड़ा और कहा कि हम एडटेक में लाएंगे, टैबलेट्स बेचेंगे पेरेंट्स को, लाख रुपए की। बच्चा 6 में था, उसको 5 साल का करिकुलम दे दिया और कंपनी 5 साल रुकी नहीं। और जैसे इनको पता था कि नेक्स्ट ईयर सिलेबस क्या होगा, तो ये देखें कि पेरेंट को ये लोग या गार्जियन को ये लोग किस तरीके से हिप्नोटाइज करते हैं और हम लोग बैठ के देखते रहते हैं। कल
ऐसा भी हो सकता है कि ये उसको शायद कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर दे, पेरेंट के हाथ से ही बच्चा निकल जाए देखिए और वो उधर चला जाए। सही बोल, मैं आपको एक 1.25 लाख रुपए की आपने 6 के बच्चे को टैब दे दी, मैं आपको भी और कहा वो उसके पेरेंट ने क्यों लिया, 6 के पेरेंट ने टैब क्यों लिया, क्योंकि ये बजा रहे हैं बीन, हिप्नोटाइज की बात कर रहे हैं ना, एक सपेरा होता है ना, वो भी एक तरीके से हिप्नोटाइज करता है, लोगों को दिखाता है कि देखो सांप नाच रहा है। तो मुझे लगता है ये भाई आपका क्या ओपिनियन है इसके ये बारे में? सांप पेरेंट हिप्नोटाइज हो जाता है? बिल्कुल वो हिप्नोटाइज हो रहा है। जो सांप है ना, वो सांप है यही एग्जाम्स, वो देखते हैं जी नाच रहा है, ये तो वो बीन बजा रहा है, ये सांप नाच रहा है। बिल्कुल। तो ये कनेक्टेड चीज है। आपको रिफॉर्म्स बड़े ही फास्ट ट्रैक में और बड़े ही हाई लेवल जो पे, हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के पिछले कुछ दिनों से, जब से ये बात उठी है कि बैन क्यों नहीं किया जा रहा। देखिए काफी बड़ा तंत्र है। आप देखिए, मैं एग्जांपल इसकी ड्राइवर कितना ही बड़ा तंत्र है। 25 करोड़ बड़ा 25 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं जम्मू हमारे हिंदुस्तान के स्कूलों में। नहीं, मैं इनके कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ। कैश को क्या करना, अगर कोई बड़ा बन जाएगा तो मुझे लगता है फिर वो अमेरिका में जो वो पैडलर आप मुझे एक बात बताइए कि एक आम कोई काम करने वाला आदमी है, उसका बेसमेंट सील होता है, तो क्या ANI उसका इंटरव्यू लेने आती है? नहीं, बिल्कुल एनआई तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। आप बताइए, ANI मुझे लगता है राहुल गांधी का भी मुश्किल से इंटरव्यू करती है वो ANI। तो आप देखिए कि एक ट्यूशन सेंटर चलाने वाले का बेसमेंट सील होता है और 1 घंटे का इंटरव्यू ANI लेती है। आप देखिए पावर इधर। हो सकता है आपका बहना सही हो, बट मैं ये कहूंगा कि देश से हम प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो दें वो ऐसा हो कि हमें भी लगे हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो सत्संग का हमने प्रोग्राम कंसीव किया, अब अपने अपने काम सारे ख़त्म करके शाम को हम बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका फ़ायदा समय के साथ लोगों को हो, लोगों में ये बात जाए जो हमने डिस्कस किया। हमने नदी नालों की बात की कि भाई जाम लग गया, क्राइम की बात हुई, हमने देखा है कि पुलिस बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो एक कोई गलती होती है उसके ऊपर ज़्यादा बात होती है। जो अच्छा काम पुलिस ने किया उसके बारे में बात कम हो रही है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि वी हैव गॉट वेरी गुड ऑफिसर्स जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वी हैव गॉट वेरी गुड VCs, वेरी गुड प्रोफेसर्स, बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ ब्लैक शीप्स हैं जिनको स्कोप ही नहीं अगर देंगे तो करेंगे कैसे। अगर कोचिंग बैन ही हो जाएगी पैन इंडिया, बिल्कुल वो तो है पैन इंडिया, तो कोई भी बड़ा आदमी अपने बच्चे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी देने के लिए वो कर ही नहीं, उसको स्कूल में भेजना पड़ेगा। और स्कूल्स ऑडिटेबल हैं, चाहे वो स्टेट स्कूल्स हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट सेंटर रन स्कूल्स हैं, ऑडिटेबल हैं, उनकी अपॉइंटमेंट क्लियर है, उनके सिलेबसेस क्लियर हैं, उनके करिकुलम्स भी कंट्रोलेबल हैं। बाकी हम जैसे हज़ारों लोग हैं गवर्नमेंट के पास जिनको बुला के वो पूछ सकते हैं कि बताइए आपने सजेशन दीजिए, बट हम सजेशन तब देंगे जब सामने वाला बैठे हुआ आदमी उन सजेशनों पे काम करेगा, तो हम पर्सनली जाके देंगे। और हमने पिछली एपिसोड में भी कहा सर आप किसी जो जैसे हम लोगों ने सीखा है, समयाल सर हैं डायरेक्टर रिटायर थे, हमने उनसे सीखा है, हमारे स्वामी जी हमें गाइड करते हैं, हम उनसे सीखते हैं, बड़े सीनियर लोगों से सीखा हमने, अभी भी सीख रहे हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं उनसे सीख रहे हैं। मकसद क्या है, हम चाहते हैं चीज़ें बेटर हों, चीज़ें क्लियर हो। तो हमने इंटीग्रेटेड स्कूलिंग प्रोग्राम्स बनाए। पैसे को इनकॉर्पोरेट करने का तो मतलब ही नहीं ना है, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर रन थ्रू नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो लोग इसमें आके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, GST की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो वो लोग तो वैसे ही इनएलिजिबल हैं टू बी इन एजुकेशन। तो कोचिंग को आपने क्यों आने दिया, किन अफसरों ने आने दिया? अगर पता लगे तो वो भी पूजा खेड़कर की तरह अगर आए हुए निकले तो कि आप भी हमें कुछ बैग दे दो। बिल्कुल, मेरा वही आप हमें कमिश्नर दे दो। पता लगे जो बिल्डिंगें हैं कोटा में या जम्मू में भी हमारे जो ये अपसर्ज हो रहा है, ये बैकएंड पे कहीं ना कहीं करप्शन के पैसे से बनी हुई बिल्डिंगें हैं। बिल्कुल हो सकता है अभी हम ये सेम चीज नहर के किनारे देख रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनीज में देख रहे हैं। बिल्कुल कोचिंग्स आर एरप्टिंग लाइक एनीथिंग। ऊपर एक रेस्टोरेंट है, नीचे कोचिंग है, एक मॉल है तो कोचिंग है। तो ये सारी चीजें जो है, ऐसा पैसा देश को नहीं चाहिए मुझे लगता है रविश। तो कोचिंग्स की जो बैन की हम बार बार अपील कर रहे हैं, ये लोगों की तरफ से जाए, कोचिंग्स बैन कर दी जाए। जोन वाइज आप डिवीजन कर दो रिसोर्सेज का, और उस जोन में जितनी स्टेट्स आती हैं नियर बाय, ताकि बच्चों को ट्रेवल टाइम भी कम मिले। अगर आपने एम्स दिया विजयपुर में कि हिमाचल से भी पास है, जम्मू से भी पास है और पंजाब से भी पास है, तो ऐसे ही आप हायर सिटीज़ बनाइए, एजुकेशन सिटीज़। प्राइवेट पार्टनरशिप आने दीजिए, उसमें ऑडिटेबल तो होगा ना। हमें अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, हमें अच्छे ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, हमें अच्छे पुलिस ऑफिसर चाहिए, हमें जैसे हम ये जो अपना अखबार चला रहे हैं अर्थ न्यूज़, हमें इसके लिए अच्छे जर्नलिस्ट भी चाहिए।
इट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्री। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, समझ में आता है कि इतना बड़ा बना दिया गया साइंस के लालच को कि डॉक्टर बनना एक प्रोफेशन कम दिख रहा है। मैंने बड़े बच्चों को पूछा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है राजा भैया, मैंने बच्चों को बोला आप डॉक्टर बनना चाहते हो या हम नीट, सर माई एम इज़ टू क्रैक नीट। मैंने कहा ठीक है, नीट करके क्या? 10 बच्चों को अगर मैंने 12 को पूछा होगा जनरल, तो नीट इज बिकमिंग एन एम, ब्रांड बना क्लैरिटी नहीं है उन बच्चों को नीट के बाद क्या होगा। मैंने बोला भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है, आप कह रहे हो जी मुझे पौड़ी चढ़ना है, मुझे रास्ता पता है। मैंने कहा जी रास्ता कहाँ लेके जा रहा है? सर वो मतलब इन्होंने नीट पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है कि बच्चों को पता नहीं है नीट के बाद डॉक्टर बनना है। 10 में से 2 बच्चों को पता ना। मैंने कभी कौन सा डॉक्टर बनना है? एलोपैथिक बनना है, आयुर्वेदिक बनना है, आपने होम्योपैथिक बनना है, सर मैंने आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। बड़ा तरीका है। बच्चों को मैंने बोला बेटा आप सर वो बैम्स करके, मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको इंडियन सिस्टम में जाना है देयर आर 2-3 सिस्टम्स जिसके थ्रू भी आप MBBS की जगह बैम्स का कोर्स कर सकते हो, आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो, जानवरों का इलाज कर सकते हो। आप पहले अपने आप से बात करो कि आप हीलिंग करना चाहते हो। और फिर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बच्चों से की, आपको पता है कि आप जो बनना चाहते हो आपके साथ क्या होने वाला है? कहते सर क्या? मैंने कहा एक तो आपका जो फी इनकम आनी है आपको, व्हेन यू विल बी इन्वेस्टिंग योर टाइम 7-8 ईयर्स, और आप इतनी साइंस पढ़ोगे, इतनी मेहनत करोगे, आप 5-6 साल मेडिकल कॉलेज में रहोगे, फिर MD करोगे, आपके पास कौन आएगा? राजा भाई मैंने उनसे बात किया, आपके पास कौन आएगा? कोई सूट बूट पहन के आपके पास पेशेंट नहीं आएगा। आपके पास एक बीमार इंसान आएगा जिसने ब्रश नहीं किया होगा, जिसकी बॉडी से बदबू आ रही होगी, हो सकता है उसको ब्लीडिंग हो रही हो, हो सकता है उसने सुसु पोटी करके हाथ नहीं धोए हो। तो कुछ बच्चे ना ऐसे मुंह बनाने लगे। मैंने कहा बच्चा आप थोड़ी डॉक्टर बन सकते हो। आप क्या सोच रहे थे कि ये जिस तरह AC कमरों में आप कोचिंग ले रहे हो या पढ़ रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो विद द ग्लैमर, तो जब आप हॉस्पिटल में होंगे, क्लिनिक में होंगे, तो आपका पेशेंट सूट पैंट टाई पहन के आएगा, मुझे इलाज करो। हो सकता है उसने वॉमिट कर दिया आपके हाथ पे, हो सकता है आप उसका इलाज करने लोगो वो बेचारा पॉटी कर दे आपके हाथ में। तो अगर आपके मन में इस किस्म की फीलिंग है कि मैं इसके साथ इलाज करूंगा क्योंकि मैंने सीखा है कि ये कैसे ठीक होगा, इसकी जान बचाने के लिए मुझे इसके गंदगी में भी इसके साथ जाना है, फिर आप डॉक्टर बनो। और फिर ये देखो कि आपको बहुत ज़्यादा इसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा कि आपके पास लिम्बरगनी गाड़ी आ जाएगी या आपके पास आप एक बड़े अच्छा मॉडरेट लाइफ जियोगे। बिकॉज डॉक्टर की सैलरीज आज भी सबको पता है, बड़े अच्छे डॉक्टर की फीस आज भी 200-250 रुपये है। एक बच्चे बंदे की अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में रहता है कंसल्टेंसी, और अगर वो फेयर प्रैक्टिसेस करता है ही कैन लिव अ डिसेंट लाइफ लाइक अ टीचर। तो अगर आपने इंटरप्राइज करना है तो जो कॉर्पोरेट कल्चर हॉस्पिटलों में आया है वो मुझे लगता है इन्हीं कोचिंग सेंटरों से पढ़े हुए डॉक्टरों ने लाया है। जी बिल्कुल, जो कि जबरदस्ती किसी का इलाज कर देते हैं और अल्टीमेटली फिर वो फैमिली रोती रहती है, जैसे अभी हमने भी हादसा देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैन ऑन कोचिंग्स फॉर ऑल दीज एंट्रेंसेस एंड जॉब्स बाय प्राइवेट प्लेयर्स शुड बी द कॉल। और आज के सत्संग में फिर पुरजोर अपील करेंगे कि भाई जी मेहरबानी करिए, जो पावर में लोग बैठे हैं इमीडिएटली बच्चों को रिलीफ करिए, पेरेंट्स को चैन आएगा। आज एक पेरेंट मुझे बता रहा था सर मैंने 65,000 रुपये एक जगह भरा था, बच्ची 10 दिन गई वापस आ गई। मैंने कहा यार हमारे पास रोज़ बच्चे कैंसिल कराते हैं, 2, 4, 5 कभी आते कभी जाते, हम पूरा मैक्सिमम रिफंड करने की कोशिश करते हैं, और रिकॉर्ड्स भी करते। कहते सर उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा वो क्या? कहते जी पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा सर वो इतने बड़े हो गए हैं कि किसी सिस्टम में नहीं आते हैं, ठीक है उनकी पॉलिसी ऐसी कि वापस ही नहीं देंगे। जो आगे वो कॉर्पोरेट टाइप चल रहे हैं ना, मतलब भाई कॉर्पोरेट तो बहुत अच्छे होते हैं, कॉर्पोरेट की तो अकाउंटेबिलिटी ऑडिटेबल हर चीज़ है। तो ये मुझे लगता है ऑडिट ना, मतलब इनको देखिए ये मीठा मीठा खा रहे हैं हर तरफ से, जो ये सारा सिस्टम है इनको सिर्फ मीठा मीठा मिल रहा है हर तरफ से। क्योंकि बच्चा इनका मेन इनका टारगेट है, बच्चा जिसका नाम ही बच्चा है। हाँ, और गवर्नमेंट्स की तरफ से पैन वर्ल्ड में उनको बोला गया विद गार्जियनशिप। तो बच्चा जिद करता है बच्चे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स उसके आगे वीक पड़ता है, लेकिन सफ़र भी वो फैमिली करती है फिर। लेकिन अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो जो स्टेक होल्डर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑफिस है, चाहे प्रेसिडेंट मुर्मू जी का ऑफिस है, चाहे LG साहब का ऑफिस है या चीफ मिनिस्टर्स का ऑफिस है, वो तो रिस्पॉन्सिबल गार्जियनशिप है। वो क्यों आंखें बंद कर रहे हैं? वो एक ब्लैंकेट बॉन क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे इसके ऊपर कि ऑल कोचिंग्स को बंद करके वही पढ़ाइए, वही NCERT की किताबें स्कूलों में भी हैं, यूनिवर्सिटियों में भी, कॉलेजेस में भी है। तो उनके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा के तैयार करिए। और जब तक आपके पास कोई पॉलिसी नहीं आती, अगर नीट का रिजल्ट आप 3 महीने डिले कर सकते हैं काउंसलिंग का, अगले साल के लिए आपका 6-8 महीने है, प्लान समथिंग, थिंक समथिंग, और ऐसी चीज सोचिए जिसका फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट पर ना आए।
सिस्टम ले, गवर्नमेंट्स ले, और ये 25 लाख जो स्कूल की वर्क फोर्स है हमारे पास, इसको स्ट्रेंथन करें। कॉलेजेस की जो हमारे पास वर्क फोर्स है, प्रोफेसर्स की, उनको स्ट्रेंथन करें। जो वेरियस बोर्ड्स है हमारे पास, उनको इंटीग्रेट किया जाए, और फिर उस पूरे इंटीग्रेशन के बाद एक प्रोसेस लाया जाए जिसमें प्राइवेट कोचिंग की और प्राइवेट कोचिंग कराने वाले फिलोसोफर्स की कोई जगह ही ना हो। और अगर ये आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। याद है रास्ता बना हुआ है, रास्ता बना मेन स्ट्रीम में आके काम करें। बिल्कुल। यहाँ पे फिर इनको मुखर्जी नगर में मौका नहीं ना मिलेगा, फिर इनको प्लेसेस लेनी पड़ेंगी, इनका कैपिटल एरोड होगा, इनको अपने कैपिटल को देना पड़ेगा ट्रस्टों में, और फिर इनको बाहर बैठना पड़ेगा कि भैया जितना पैसा आ रहा है वो ट्रस्ट में है, ट्रस्ट में आप उसमें सैलरी भी नहीं ले सकते हो। नहीं, और अकाउंटेबिलिटी, रिजल्ट की अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। Yes. आज की डेट में तो है नहीं रिजल्ट की कोई अकाउंटेबिलिटी। तो जितने ये इंस्टीट्यूशन बने हैं, अगर पूरी दुनिया में अगर ये कहीं नहीं है तो इंडिया से भी इसको निकाला जाए और सारी कोचिंग पैन इंडिया बैन कर दी जाए। और जो हमें एक नया मौका मिल रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी पढ़ाने का, विद द हेल्प ऑफ हमारे सॉफ्टवेयर एंड एआईज की भी इंटरफेस आएगी, इसको ओपन कर दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल। टू बी मॉनिटर्ड थ्रू अ प्रॉपर अकाउंटेबल चैनल्स, और एक ऐसा प्रोसेस लाया जाए जो कि बहुत चीप होगा, एक्सेसिबल होगा। आपको एक बिल्डिंग बनानी पड़ती है, रिमोट कॉलेज, रिमोटेस्ट एरिया में, पहाड़ पे, आपका एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर वहां पहुंच जाता है, और आपकी 3G 4G सर्विस वहां पहुंची हुई है, तो वो एक कंप्यूटर 10 क्लासों का काम कर देगा उस एरिया में, और वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, और सोलर प्लांट से वो चल भी जाएगा। तो जो टेक्नोलॉजी का इंटरफेस आया है, उसको हेल्प लेके हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को इंडिया में करें, और एनकरेज करें इंटीग्रेशन को बाय द स्कूल्स, बाय द कॉलेजेस, बाय यूनिवर्सिटीज। कि अगर उस एरिया में जम्मू यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की रेंज कहाँ तक है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर चैप्टर बनाया जाए कि आप डिस्टेंस के अपने प्रोग्राम को ऐसे करिए ताकि पहाड़ के बच्चे को जम्मू नहीं आना पड़े, वहीं पे पढ़े, और लिमिटेड टाइम के लिए जहाँ पे कोई एक्सपोजर की जरूरत है, इंटरेक्शन, साल में 10-20 दिन वो आए। और ये आपको पता है मद्रास IIT ने शुरू कर दिया बैचलर इन साइंस प्रोग्राम, वो बहुत अच्छे से वो चल रहा है। तो हम किसका वेट कर रहे हैं? तो कोचिंग्स को बैन करके अगले साल की एंट्रेंस के ऊपर एक सीरियस थॉट लिया जाए ताकि पेरेंट्स को रिलीफ मिले। जब स्टेट बैन करेगी तो बच्चा जिद नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, और पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगा, बच्चे सेफ रहेंगे, बच्चे प्री मैच्योर, जिसको हम बोलते हैं ना, प्री मैच्योर लेवल पे एक्सपोजर नहीं लेंगे, और इनोसेंस उनकी प्रोटेक्टेड रहेगी, वो बिफोर टाइम मैच्योर नहीं होंगे। आज तो हम एक नई प्रॉब्लम में जाने वाले हैं, छोटे बच्चे 12-12, 14-14 साल के बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, और वो फैमिली से दूर जा रहे हैं, नेशन से दूर जा रहे हैं, कल्चर की बात ही नहीं हम करेंगे, मान लेंगे फैमिली से दूर जा रहे हैं, बिकॉज वो 12-12 घंटे घर से बाहर रह रहे हैं, और क्या लेके वापस आ रहे हैं? एरोगेंस, एंगर, डिसिट करना, मैनिपुलेट करना। तो जो ये सारी लोगों को ल्योर कर रहे हैं कोचिंग वाले, ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर हार्डवर्क, आपने जितना कमाना था कमा चुके हो, मेहरबानी करो, आप खुद ही अपने आप को इस सिस्टम से बाहर ले जाओ और अपने लिए कोई और काम ढूंढो, नहीं तो मेन स्ट्रीम में आगे पढ़ाओ, ऑडिट कराओ, नहीं तो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी बनाओ और अपनी यूनिवर्सिटियों से निकालो प्रोडक्ट्स, और फिर हम आपके साथ इसी शो में आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो आप कर रहे हो, सिस्टम के खिलाफ कर रहे हो, सिस्टम को आप गलत कह रहे हो, और फिर जिनको आप कह रहे हो हमारी बात सुनो, उनको आप बेसमेंटों में बिठा के उनकी जान को खतरे में डाल रहे हो। तो मुझे लगता है कि बार बार मैं भी बहुत लगता है, तो तभी कह रहा हूँ कि सत्संग में हम लोग बार बार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे कि जब तक ये कोचिंग्स गवर्नमेंट बैन नहीं कर देती तब तक हम इसके डिमेरिट्स बताते रहेंगे, और जब तक गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन नहीं ले आती जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे हो, तब तक हम इसके पीछे पड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब कल देखेंगे, कल अच्छी न्यूज़ें हो, जिसको अच्छी न्यूज़ों की खबर हो, जैसे कल एम की थी, आज भी हमने देखा कि बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ें भी हैं हमारे पास, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल तक की तो जो हालात बने हुए हैं, मॉनसून को आने वाली है, मॉनसून के बाद किस तरीके के हालात बनेंगे, कितनी बारिश, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा काम है उन मुद्दों के बारे में बात करना जो जनता को कनेक्ट करते हैं, जो आम लोगों को कनेक्ट करते हैं विद सॉल्यूशंस। तो अच्छा लगा आज फिर से एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ, और ईश्वर करे कि हम लोग ऐसी डिस्कशनें करें, हमारा सत्संग वाकई में एक सत्संग का एक शक्ल लेके आए, और सच हम हमेशा सिस्टम में लाएं, और सिस्टम में सच ला के आम लोगों तक ये सच पहुँचाएँ, फिर आम लोग उस सच से जितना बेनिफिट ले सकते हैं वो लें। जय माता दी। जय माता दी।